Hello everyone, welcome to IAS Help Desk. Today we are going to see the interim budget, and before looking at the interim budget, we will see the budgetary terms which are very important for prelims exam. IAS Help Desk announces the launch of Gist of NCERT books from class 6 to 12 for all the subjects. As you can see, it is a book on Indian economy and socio-economic development. Each book will cover the trend analysis of the subjects and then important topics from which previous year questions have been asked. It will cover all the chapters of the NCERT books and it will be in a point format so that you can revise it before the examination in an easy format. And it will cover the previous year questions from 2011 to 2023 as well as sample questions based on the NCERT material. You can download the sample material from here, and if you found it useful, you can buy the ebook. Thank you. इंटरिम बजट ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आ चुके हैं और आने वाले प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। तो देखते हैं कि इंटरिम बजट होता क्या है। आर्टिकल 116 कॉन्स्टिट्यूशन का अलाउ करती है लोकसभा को कि कोई भी ग्रांट को वो अलाउ करे जो कि एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होता है एक फिनेंशियल ईयर के लिए, वोटिंग के थ्रू। उसको कहते हैं वोट ऑन अकाउंट। लोकसभा को ये अथॉरिटी है कि वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो भी एस्टिमेटेड फंड है, एक्सपेंडिचर है, वो विथड्रॉ कर ले। सिंपल वोट ऑन अकाउंट में क्या आता है? सेंट्रल फंड रिक्वायरमेंट आता है, जैसे सैलरी का ऑनगोइंग प्रोजेक्ट कोई हो, जो प्रोजेक्ट चल रही हो, या कोई और एक्सपेंडिचर हो ट्रांजिशनल पीरियड के लिए, तो उसे लोकसभा में पास किया जाता है। पहले रखा जाता है लोकसभा में, उसको पास किया जाता है छोटे से डिबेट के बाद। इसमें टैक्सेस में कोई चेंजेस नहीं ला सकते कि टैक्स बढ़ेगा घटेगा, कोई चेंजेस नहीं हो सकता वोट ऑन अकाउंट में। ये सिर्फ एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ 2 मंथ के लिए होता है वोट ऑन अकाउंट, और 4 मंथ के लिए एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन जो आउटगोइंग गवर्नमेंट है, जैसे हम जानते हैं कि इलेक्शन होने वाला है, तो आउटगोइंग जो गवर्नमेंट है वो वोट ऑन अकाउंट पेश नहीं करती, वो पेश करती है इंटरिम बजट। इंटरिम बजट में रेवेन्यू भी होता है, एक्सपेंडिचर भी होता है। तब तक के लिए जब तक के लिए नया गवर्नमेंट ओथ ना ले ले और बजट पेश ना कर दे, जो ओथ लेने के बाद यानी गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद। लेकिन वोट ऑन अकाउंट में क्या होता है कि सिर्फ एक्सपेंडिचर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरिम बजट में रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों होते हैं, लेकिन वोट ऑन अकाउंट में सिर्फ गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को पेश किए जाते हैं। इंटरिम बजट क्यों पेश किया जाता है, रीजन क्या है? इंटरिम बजट इसलिए पेश किया जाता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो फुल बजट पेश नहीं करती है, क्योंकि फुल बजट तभी होगा जब कोई नया गवर्नमेंट होगा। अभी मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने पेश कर दिया और इलेक्शन में वो जीत नहीं पाती है, तो फिर वो पेश करना बेकार हो जाएगा। इसलिए बजट शॉर्ट टाइम के लिए पेश किया जाता है, उसको कहते हैं इंटरिम बजट। रीजन ये है कि इलेक्शन ईयर में कुछ टाइम के लिए जो बजट पेश की जाती है उसे इंटरिम बजट कहते हैं। इंटरिम बजट और फुल जो यूनियन बजट होता है उसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि जो यूनियन बजट होती है वो आर्टिकल 112 के तहत आती है, 112। इंटरिम बजट का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है, ये एक ट्रेडिशन है जो चला हुआ आ रहा है, और जो आउटगोइंग गवर्नमेंट है वो इंटरिम बजट पेश करती है। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो यूनियन बजट होता है उसमें डिस्कशन बहुत ज़्यादा होता है, एक्सेसिव डिस्कशन होता है, उसके बाद वो पास किया जाता है। लेकिन इंटरिम बजट में ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता है। इंटरिम बजट टेम्परेरी पीरियड के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है, और यूनियन बजट पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। तो ये डिफरेंस है यूनियन बजट और इंटरिम बजट में। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको यूनियन बजट भी कहते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत आता है। आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिक्र है, बजट का जिक्र नहीं है। आर्टिकल 112 जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनको अलाउ करती है कि वो पार्लियामेंट में, दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में बजट को पेश करें।
और बजट में वो क्या पेश करेंगे, एस्टिमेटेड रिसीट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, यानी जो पैसे आने वाले हैं और जो खर्च होने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसे कहते हैं बिगिनिंग ऑफ बजटरी प्रोसेस। यहाँ से बजटरी प्रोसेस शुरू होता है, जो प्रेसिडेंट बजट को दोनों हाउस में रखते हैं। अब देखते हैं एप्रोप्रिएशन बिल, ये क्या होता है। अंडर आर्टिकल 114 कोई भी पैसा कंसोलिडेटेड फंड से विथड्रॉ नहीं किया जा सकता है जब तक कि पार्लियामेंट का अप्रूवल ना हो, ऑथराइजेशन ना हो। ये कहती है आर्टिकल 114 एप्रोप्रिएशन बिल। इसलिए पैसे को विथड्रॉ करने के लिए, निकालने के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से गवर्नमेंट क्या करती है, एप्रोप्रिएशन बिल पेश करती है ताकि पार्लियामेंट का अप्रूवल मिल जाए फंड को विथड्रॉ करने के लिए। अब देखते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये क्या होता है। अंडर आर्टिकल 266 ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश होती है। इसमें क्या होता है, इसमें जितने भी गवर्नमेंट के रेवेन्यू हुए वो डिपॉजिट किए जाते हैं, यानी जो भी इनकम गवर्नमेंट अर्न करती है, रेवेन्यू अर्न करती है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डिपॉजिट किए जाते हैं। यहाँ से फिर एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, यहाँ से फिर खर्च किए जाते हैं। आगे हम देखते हैं कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अंडर आर्टिकल 282 कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया आता है। ये डायरेक्टली बजट से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ प्रेसिडेंट को मैंडेट देती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट देती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो कंटिजेंसी फंड है वहां से पैसे विथड्रॉ कर लें ताकि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में वो काम आ सके। यानी कि जब इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होती है उस समय इसका यूज किया जाता है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के बाद आता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 सबसेक्शन 2 के अंडर में आता है। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक बैंकर या ट्रस्टी का रोल निभाती है। जो भी डिपॉजिट या एडवांसेस होते हैं वो यहाँ पे जमा होते हैं, जैसे नेशनल सेविंग, स्मॉल सेविंग फंड, प्रोविडेंट फंड ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ये सब यहाँ पे जमा होते हैं। इसको सीएजी ऑडिट करती है ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। गवर्नमेंट का जो बजट है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक है रेवेन्यू बजट, दूसरा है कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट क्या होता है, रेवेन्यू बजट डे टू डे जो इनकम और एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का उसको दिखाता है। उसको कहते हैं रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। रिसीट में क्या आता है, इनकम टैक्स आता है, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी, नॉन टैक्स सोर्सेस जैसे डिविडेंड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज से जो डिविडेंड आते हैं वो होता है, रिसीट में आता है, इसे इनकम भी कहते हैं। एक्सपेंडिचर जो खर्च करती है वो आता है इसमें डे टू डे, जैसे कि सैलरी देना है, पेंशन देना है, सब्सिडी, इंटरेस्ट, पेमेंट ऑन लोन, ये सब आता है एक्सपेंडिचर में। यानी रिसीट और एक्सपेंडिचर आता है रेवेन्यू बजट में। सिंपल टर्म में हम देखें कि रेवेन्यू बजट उसको कहते हैं जो कि ऑन गोइंग एक्टिविटीज होता है गवर्नमेंट का, रेगुलर जो खर्च होता है, जो इनकम आ रहा है, खर्च हो रहा है, उसको वो शो करती है। इसमें सब इससे इंडिकेट होता है, रेवेन्यू बजट से इंडिकेट होता है कि गवर्नमेंट क्या सरप्लस में है, यानी इनकम ज्यादा है और खर्च कम है, या डेफिसिट में है, यानी एक्सपेंस ज्यादा है और इनकम कम है, तो ये शो करती है रेवेन्यू बजट। कैपिटल बजट, कैपिटल बजट जो गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और एसेट है उसको दिखाता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, रिसीट एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या आया और क्या गया। रिसीट में क्या आता है, कैपिटल रिसीट में क्या आता है, सेल ऑफ एसेट, कोई एसेट बेचा, प्रॉपर्टी बेचा, या लोन लिया कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन लिया, ये सब आता है रिसीट में, कैपिटल रिसीट में आता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे जो खर्च होता है, कंस्ट्रक्शन के लिए जो खर्च होता है, तो वो आता है एक्सपेंडिचर में। यानी कैपिटल बजट क्या शो करता है, वो शो करता है लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट क्रिएट करती है जो चीजें, वो शो करता है, जैसे कि रोड बनाना, ब्रिज बनाना, स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना। सो गवर्नमेंट किस तरीके से अपने रिसोर्स को एलोकेट कर रही है उससे हमें कैपिटल बजट से पता चलता है। यहाँ रिसोर्स एलोकेशन से क्या मतलब है,
ये मतलब है कि किस हद तक फिजिकल या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट खर्च कर रही है, स्पेंड कर रही है, वो हमें कैपिटल बजट से समझ में आता है। डिमांड फॉर ग्रांट्स, इसका मतलब सिंपल होता है कि ग्रांट लेने के लिए यानी फंड लेने के लिए जो पार्लियामेंट में डिमांड रखी जाती है उसे कहते हैं डिमांड फॉर ग्रांट। ये एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होता है गवर्नमेंट का पार्लियामेंट में एलोकेशन ऑफ फंड टू वेरियस मिनिस्ट्री के लिए, यानी वेरियस मिनिस्ट्री में अलग अलग मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर हुआ, एनवायरमेंट हुआ, सोशल एंड वेलफेयर हो गया, उसके लिए अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज है, डिपार्टमेंट है, उनको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए रिक्वेस्ट रखा जाता है पार्लियामेंट में, उसे कहते हैं डिमांड फॉर ग्रांट। ये एक बजट में एक की प्रोसेस होता है, ये फाइनेंशियल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन डिमांड ऑफ ग्रांट के लिए आपको एक एस्टिमेट पेश करना होता है, तो उसके लिए आर्टिकल 113 है। 113 आर्टिकल क्या बताती है? बताती है कि एस्टिमेटेड जो एक्सपेंडिचर है वो शो करती है, उसका प्रोसीजर शो करती है कि किस तरीके से वो पेश की जाएगी पार्लियामेंट में, जो गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट है अलग अलग मिनिस्ट्री के लिए। तो हम देखते हैं कि डिमांड फॉर ग्रांट एक डिटेल स्टेटमेंट होता है पार्लियामेंट में, जो हर एक मिनिस्ट्री और उसका डिपार्टमेंट उसको प्रेजेंट करता है, और उसमें एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर का जिक्र होता है अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में जो खर्च होने वाला है उसके लिए। एक बार डिमांड ऑफ ग्रांट पार्लियामेंट में रख दिया जाता है हर एक मिनिस्ट्री के द्वारा, फिर उसके बाद जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो डिबेट करते हैं, वो उसको डिस्कस करते हैं, स्क्रूटिनाइज करते हैं, और उनको राइट होता है कि उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप इतना एक्सपेंडिचर किससे ले रहे हो, कम ले रहे हो, ज्यादा ले रहे हो, उस पर क्वेश्चन पूछते हैं वो। एक बार डिमांड ऑफ ग्रांट अप्रूव हो जाती है पार्लियामेंट से, फिर उसके बाद ये अप्रोप्रिएशन बिल में इनकॉर्पोरेट होती है, और फिर ये पार्लियामेंट इसको पास करती है, और पास करने के बाद गवर्नमेंट को ये राइट होता है कि उसमें से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसे को विथड्रॉ कर पाए। ये सारा प्रोसेस इसलिए रखा गया है ताकि पार्लियामेंट्री कंट्रोल रहे पब्लिक फाइनेंस पे, गवर्नमेंट अपना मनमानी नहीं कर पाए, पार्लियामेंट का प्रॉपर कंट्रोल है, इसलिए सारा प्रोसेस को रखा गया है कि किस तरीके से पैसे निकाले जाएंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। फाइनेंस बिल, जब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखा जाता है पार्लियामेंट में, यानी बजट जब पेश किया जाता है, तो फाइनेंस बिल भी पेश किया जाता है अंडर आर्टिकल 110(1)A यानी 110 सबसेक्शन 1A के तहत। इसमें होता है इम्पोजिशन, एबोलिशन, रेमिशन, ऑल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ टैक्स प्रपोजल इन अ बजट। It also contains other provisions relating to budget that could be classified as money bill. फाइनेंशियल बिल एक मनी बिल होता है जो आर्टिकल 110 के तहत आता है। मनी बिल क्या होता है? एक स्पेशल टाइप ऑफ लेजिस्लेशन होता है जिसमें टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, लोन, बोरोइंग आता है। ये आर्टिकल 110 के अंडर में आता है मनी बिल। मनी बिल में हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज यह है कि ये सिर्फ लोकसभा में ही प्रेजेंट हो सकता है, राज्यसभा का बहुत ही लिमिटेड रोल होता है। प्रेसिडेंट को 14 डेज का अंदर में उसको एसेंट देना होता है मनी बिल एक बार पास होने के बाद, और इसमें स्पीकर का बहुत बड़ा रोल होता है। स्पीकर ही डिसाइड करता है कि बिल मनी बिल है या नहीं है। जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब मनी बिल का बजट से क्या रिलेशन है, थोड़ी कंफ्यूजन होती है कई लोगों को। जो बजट है यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसको हम मनी बिल के तौर पे पेश करते हैं पार्लियामेंट में, यानी पार्लियामेंट में जो पेश होती है बजट, वो मनी बिल के तौर पे ही पेश होता है, क्योंकि बजट में टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर आती है, इसलिए बजट को मनी बिल के तौर पे पेश किया जाता है पार्लियामेंट में। फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट एज पर FRBM, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, FRBM एक्ट 2003 एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है इंडिया में जिसका पर्पस है फिस्कल डिसिप्लिन और साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इंश्योर करना, प्रमोट करना। एक्ट में जो रूल्स कुछ दिए जाते हैं फिस्कल पॉलिसी के लिए, फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए और फिस्कल
रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अचीव करने के लिए। FRBM एक्ट के तहत गवर्नमेंट को फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट हर साल प्रेजेंट करना होता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है कि गवर्नमेंट की क्या फिस्कल पॉलिसीज हैं उसको शो करने के लिए ये आता है। फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट में जो इन्फ्लेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, टैक्स GDP रेशियो है, फिस्कल डिफिसिट है, रेवेन्यू डिफिसिट है, ये सब आता है इसमें। बजट का की फीचर देखेंगे जो इंटरिम बजट पेश हुआ है 2024-25 के लिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा डॉक्यूमेंट है और इसका की फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारा ये फर्स्ट पार्ट जो कि बजट का की टर्म्स है उसको नहीं देखा है तो जरूर देखें, उसमें की टर्म्स को एक्सप्लेन किए गए हैं जो कि प्रीलिम्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बजट के समरी में सबसे पहले है विकसित भारत बाय 2024, जिसमें बात की गई है सबका साथ सबका विश्वास, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि ट्रिनिटी ऑफ डेमोग्राफी की बात की गई है, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी बैक्ड बाय सबका प्रयास, डेवलप्ड इंडिया बाय 2047। इस डॉक्यूमेंट में 2047 तक इंडिया को डेवलप करने की बात की गई है, यानी कि टारगेट है कि इंडिया 2047 तक डेवलप्ड हो जाए। पीपल सेंट्रिक इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की गई है इस समरी में, जिसमें है 3 फॉर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। 3 फॉर्म्स क्या क्या है? फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगला है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, DPI, जो कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जरूरी है। GST स्ट्रेंथन हुआ है, इसकी बात की गई है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर की बात की गई है कि फाइनेंशियल सेक्टर को स्ट्रेंथन किया गया है, सेविंग, क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट जो बैक ऑन ट्रैक आ चुका है। GIFT IFC की बात की गई है। प्रोएक्टिव इन्फ्लेशन मैनेजमेंट की बात की गई है कि प्रोएक्टिव इन्फ्लेशन मैनेजमेंट किया गया। अब हम देखते हैं इंडिया एंड वर्ल्ड डॉलर GDP ग्रोथ, यानी इंडिया का GDP ग्रोथ और वर्ल्ड का GDP ग्रोथ। इसमें आप देख सकते हैं कि 2022 के बाद इंडिया अहेड रहा है वर्ल्ड GDP से। उससे पहले जो कोविड का एरा था उसमें इंडिया कभी अप हो रहा था कभी डाउन हो रहा था, लेकिन 2021 के बाद लगातार ये अप रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकता है, इसलिए स्टैटिस्टिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान में रखना कि कब से इंडिया GDP वर्सेस वर्ल्ड GDP इंडिया ऊपर में है या नीचे में है। नेक्स्ट है गरीब कल्याण देश का कल्याण। इसमें बात की गई है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के वजह से 2.7 लाख करोड़ का सेविंग किया गया है, यानी डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर करने से 2.7 लाख करोड़ सेविंग हुआ है गवर्नमेंट का। 25 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर लाया गया है। डिक्लाइन इन हेड काउंट रेशियो, यानी कि 2022-23 जो एस्टिमेटेड है इसमें 11.3% लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में आते हैं। उसके पहले जो 2019-21 में 15% थे, लेकिन आप देखेंगे 2005-06 में 55.3% लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में शामिल थे, जो कि घटकर आ गया है 11.3%। नेक्स्ट 7.8 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को PM स्वनिधि के तहत बेनिफिट दिया गया है, क्रेडिट असिस्टेंस दिया गया है। एम्पावरिंग द यूथ, इसमें 1.4 करोड़ यूथ को ट्रेन किया गया। स्किल इंडिया मिशन के तहत 43 करोड़ यूथ को लोन दिए गए PM मुद्रा योजना के तहत। और यहाँ पर अगर हम देखें कि IIT 2014 में 16 थे, 23 में 23 हुए। एम्स 2014 में 7 थे, 22 में ये 22 हो गए। यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर इंडिया में 723 थे 2014 में, आज यानी 2023 में 1113 थे। वेलफेयर ऑफ फार्मर्स, अन्नदाता, इसमें बात किया गया है कि डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई है। 11.8 करोड़ फार्मर्स को दिया गया PM किसान के तहत। फिर आगे बात की गई क्रॉप इंश्योरेंस की बात की गई है कि 4 करोड़ फार्मर्स को क्रॉप इंश्योरेंस दिया गया है अंडर PM फसल बीमा योजना के तहत। इंटीग्रेटेड 1361 मंडीज खोले गए हैं E-NAM के तहत, जिसमें
3 लाख करोड़ का ट्रेड वॉल्यूम है। आगे इंक्रीजिंग प्रोक्यूरमेंट फॉर व्हीट एंड राइस, व्हीट और राइस का प्रोक्यूरमेंट बढ़ा है। 2002 से 2023 के बीच में जो प्रोक्यूरमेंट था वो था 28 लाख मेट्रिक टन, जो कि 2003 और 2024 में हो गया 38 लाख मेट्रिक टन। उसी तरीके से वेट हम देखते हैं कि 188 से इंक्रीज होकर 162 लाख मेट्रिक टन हो गया। नारी शक्ति, इसके अंदर हम देखते हैं कि 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन दिए गए वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। फीमेल जो एनरोलमेंट है हायर एजुकेशन में वो 28% से इंक्रीज किया है लास्ट 10 ईयर्स में। 43% फीमेल एनरोलमेंट हुआ है स्टेम कोर्सेस में। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में। 1 करोड़ वीमेन को असिस्ट किया गया है 83 लाख SHG के थ्रू, ताकि वो लखपति दीदी बन सके। राइज इन फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन हुआ है। फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन इंक्रीज किया है 23.3% था 2017-18 में, जो कि इंक्रीज होकर 2022-23 में 37% हो गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें बात की गई कमिटमेंट टू मीट नेट जीरो बाय 2070, यानी कि नेट जीरो इमिशन होगा 2070 तक। इसमें बात की गई है वायबिलिटी गैप फंडिंग फॉर विंड एनर्जी, सेटिंग अप ऑफ कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विफैक्शन कैपेसिटी, फेज्ड मैंडेटरी ब्लेंडिंग ऑफ CNG, PNG एंड कंप्रेस्ड बायोगैस, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ बायोमास एग्रीगेशन मशीनरी, रूफटॉप सोलराइजेशन की बात की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया गया है कि 1 करोड़ हाउस होल्ड को 300 यूनिट्स तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिए जाएंगे पर मंथ रूफटॉप सोलराइजेशन के तहत। एडॉप्शन ऑफ ई-बसेस को ज्यादा से ज्यादा अडॉप्ट किया जाएगा। स्ट्रेंथनिंग ऑफ ई-व्हीकल ecosystem supporting manufacturing and charging, new scheme of biomanufacturing and biofoundry to be launched to support the environmental friendly alternative। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो परसेंट इंक्रीज इन नॉन फॉसिल इंस्टॉल इलेक्ट्रिक कैपेसिटी था 2004 में 30.34 था, जो कि इंक्रीज हुआ नवंबर 2023 में इंक्रीज हो गया 43.9%, यानी 30.4% से 43.9% इंक्रीज हुआ 2004 से 2023 के बीच में। 10 करोड़ LPG कनेक्शन दिए गए PMUY के तहत। 36.9 करोड़ लेड बल्ब दिए गए। 72.2 लाख लेड बल्ब ट्यूबलाइट दिए गए। 23.6 लाख एनर्जी एफिशिएंसी फैन डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर उजाला। 1.3 करोड़ लेड स्ट्रीट लैम्प इंस्टॉल अंडर SNLP। यहाँ पे PMUY जो है वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। जो SNLP है उसका फुल फॉर्म है स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया गया PM गति शक्ति के थ्रू। फिर उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव न्यू एयरपोर्ट उड़ान स्कीम के तहत लाया गया। प्रमोशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू मेट्रो रेल एंड नमो भारत लाया गया। फिर आगे हम देखते हैं इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2024-25 में जो एस्टिमेटेड है उसमें इंक्रीज है 23, यानी 2018 से इंक्रीज होता जा रहा है। 2018, 19, 20, 21, 23, 24 एंड 25 में ये इंक्रीज ही हुआ है लगातार, और आने वाले टाइम में भी एस्टिमेटेड है कि इंक्रीज होगा। डबलिंग ऑफ FDI इनफ्लो, FDI जो है वो इंक्रीज हुआ है, यानी 2005 और 14 के बीच में $298 बिलियन था। 2014 to 2023 के बीच में $596 बिलियन हुआ। आगे हम देखते हैं इम्प्रूवमेंट इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे नेशनल हाईवे, कार्गो ट्रैफिक एट मेजर पोर्ट्स, इलेक्ट्रिक रेल रूट,
एयरक्राफ्ट मूवमेंट, नंबर ऑफ एयरपोर्ट, ये सारे इंक्रीज हुए हैं। स्ट्रैटेजी फॉर अमृतकाल 3/5 इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट में हम देखते हैं कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लाया गया जो स्टेट्स को हेल्प किया डेवलपमेंट इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। फिर आगे हम देखते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में 2018 में 68 था जो कि 2023 में 89 हो गया इंक्रीज होकर। फिर हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 2018 में 1737 था जो कि इंक्रीज होके 2023 में हो गया 13195। हेल्थ में हम देखते हैं टू एनकरेज द सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन फॉर गर्ल्स फ्रॉम 9 to 14 years, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 20 to be expedited for improved nutritional delivery, early childhood care and development. UN platform for immunization effort of Mission Indradhanush to be rolled out. Health cover under Ayushman Bharat scheme to be extended to all Asha, Anganwadi and helpers. Under housing we see Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin is close to achieving the target of 3 crore houses, additional 2 crore targeted for next 5 years. Housing for middle class scheme, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिडिल क्लास के लिए एक स्कीम लाया गया है टू प्रमोट मिडिल क्लास टू बाय देयर ओन होम्स, ओन हाउसेस, यानी मिडिल क्लास अपना घर खरीदे, रेंट से निकल कर अपना घर लें, उसके लिए स्कीम लाया जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि PMAY के तहत जो इंक्रीज एलोकेशन है वो इस तरीके से हुआ है कि 2024-25 में 80,671 करोड़ इंक्रीज हुआ है 79,590 करोड़ से, जो कि 2023-24 में था। टूरिज्म में हम देखते हैं कि स्टेट को इनकरेज किया जाएगा कि वो आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर बने। साथ में लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन स्टेट को दिए जाएंगे ताकि वो डेवलपमेंट को, टूरिज्म को डेवलप कर सकें। G20 मीटिंग में 60 प्लेसेस में मीटिंग हुए और ये ताकि दिखाया जाए कि इंडिया का डाइवर्सिटी क्या है ग्लोबल ऑडियंस को। प्रोजेक्ट फॉर पोर्ट कनेक्टिविटी की बात की गई है। टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर अम्यूनिटीज विल बी टेकन अप इन आइलैंड्स सच एज लक्षद्वीप। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अभी लक्षद्वीप गए थे, तो उसके बाद से लक्षद्वीप की बात की जा रही है कि और इसको इम्प्रूव किया जाए, टूरिज्म को और इंक्रीज किया जाए वहां पे। एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, इसमें हम देखते हैं कि गवर्नमेंट प्राइवेट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेगी पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज में। एप्लीकेशन ऑफ नैनो DAP टू बी एक्सटेंडेड इन ऑल एग्रोक्लाइमेटिक जोन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नैनो DAP एक्सपैंड किया जाएगा एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में सारे। आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान स्ट्रेटेजी टू बी फॉर्मुलेटेड टू अचीव आत्मनिर्भर फॉर ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स के लिए इनिशिएटिव लिए गए हैं। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर डायरी डेवलपमेंट to be formulated. Implementation of Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana to be stepped up to enhance aquaculture productivity, double the export and generate more employment opportunities. 5 integrated aqua parks to be set up. यानी 5 इंटीग्रेटेड aqua park को सेटअप किया जाएगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। इंक्रीज्ड एलोकेशन फॉर ब्लू रिवोल्यूशन, इसमें ब्लू रिवोल्यूशन के लिए एलोकेशन को इंक्रीज कर दिए गए हैं 2025 से 2352 करोड़ तक। फिर उसके बाद इंक्रीज एलोकेशन फॉर PM फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज स्कीम के लिए भी इंक्रीज किया गया है। 639 करोड़ से 880 करोड़ को इंक्रीज किया गया है। रेजिलियंट परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसमें हम देखते हैं कि डिक्लाइनिंग CAD एज परसेंटेज ऑफ GDP के कंपैरिजन में जो CAD है वो डिक्लाइन हुआ है। डिक्लाइनिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखते हैं लगातार वो डिक्लाइन हो रहा है 4.1% 2021-22 से 3.2% हो गया 2022-23 में।
डिक्लाइनिंग GNPA एज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एडवांसेस। यहाँ पे हम देखेंगे कि GNPA जो है लगातार डिक्रीज कर रही है। 5.8% 2022 में थी, 3.2% 2023 में थी। फिर हम देखते हैं कि राइजिंग वॉल्यूम ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन इंक्रीज हुआ है। 2018 में बहुत कम था, उससे इंक्रीज होकर किस हद तक ये चला गया 2024 में, वो आप देख सकते हैं। राइज इन एवरेज मंथली ग्रॉस GST कलेक्शन इंक्रीज हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 1.7 लाख करोड़ था 2024 में जो एस्टिमेटेड है, 23 में 1.5, 22 में 1.2, यानी लगातार 2021 के बाद वो इंक्रीज कर रहा है। फॉरेन हेडलाइन इन्फ्लेशन कम हुए हैं। एस्टिमेटेड है 2024 में 5.5 रहेगा, 2023 में 6.7 था। Achievement in taxation reforms. Direct tax collection more than tripled in last 10 years. Number of filers swelled to 2.4 times. Faster refund has increased. Average monthly GST collection double हुआ, 1.66 लाख करोड़ हो गया 2024 में। Increase in tax buoyancy of state का टैक्स buoyancy increase हुआ from 0.72 to 1.22 in post GST period. Tax buoyancy क्या होता है? Tax is said to be buoyant if the tax revenue increases more than proportionately in response to a rise in national income or output. Then we see benefit to consumer, reduction in logistic cost, price of most of the goods and services, positive sentiment about GST, decline in import release time since 2019, यानी import जो रिलीज टाइम है वो डिक्लाइन हुआ है। 47% इनलैंड कंटेनर डिपोर्ट के लिए, 28% एयर कार्गो कम्प्लेक्सेस के लिए, 27% सी पोर्ट के लिए डिक्लाइन हुआ है इंपोर्ट रिलीज टाइम। यहाँ इंपोर्ट रिलीज टाइम से ये मतलब है कि जब गुड्स इंपोर्ट होकर आता है बाहर कंट्री से, तो उसको रिलीज होने में जो कार्गो से जो टाइम लगता है वो रिड्यूस हो गया। पहले ज्यादा टाइम लगता है था, अभी कम लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ। टैक्स प्रपोजल, व्हाट आर द टैक्स प्रपोजल्स? कंटिन्यूटी इन टैक्सेशन, सर्टेन टैक्स बेनिफिट टू स्टार्टअप्स एंड इन्वेस्टमेंट मेड बाय सोवरेन वेल्थ फंड, पेंशन फंड, टैक्स एग्जेम्पशन ऑफ सम IFSC unit earlier expiring on 31/3/2024 extended up to 2025. Withdrawal of outstanding direct tax demand has been taken. Then retention of same tax rate for direct and indirect taxes, including import duty, same tax retention will be there. Then for corporate taxes, 22% for existing domestic companies, 15% certain new manufacturing companies. No tax liability for taxpayer with income up to 7 lakh under the new tax regime. यानी कि 7 लाख तक अगर इनकम रहा तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। रुपी कम फ्रॉम रुपी गोज टू, ये गवर्नमेंट का स्पेंडिंग और अर्निंग है जिसको ये शो कर रहा है। बोरोइंग हम देखते हैं रुपी कम फ्रॉम, यानी जो आ रहा है उसको देखते हैं। बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज 28%, इनकम टैक्स 19%, कॉर्पोरेट टैक्स 17%, यानी इनकम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा है 2%, यूनियन एक्साइज ड्यूटी 5%, नॉन टैक्स रिसीट 7%, कस्टम 4%, नॉन डेट कैपिटल रिसीट 1%, यानी कस्टम 4% है और एक्साइज 5% है। एक्साइज 1% ज्यादा है कस्टम से। रुपये गोज टू, यानी स्पेंड कहाँ कहाँ हो रहा है ये देखते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट 20%, पेंशन 4%, other expenses 9%, state share of taxes and duties 20%, finance commission and other transfer 8%, central sector scheme 16%, defense 8%, subsidies 6%, centrally sponsored scheme 8%. तो ये था रुपी कम फ्रॉम एंड रुपी गोज टू। आगे देखते हैं हम एलोकेशन फॉर स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 6.2 लाख करोड़,
Then comes Ministry of Road Transport and Highways, Ministry of Railways, Ministry of Consumer Affairs, Food and Distribution, then Ministry of Home Affairs, Ministry of Rural Development, Ministry of Chemical Fertilizer, Ministry of Communication, Ministry of Agriculture and Farmer Welfare comes at the last. Now let's see allocation to major schemes. MG नरेगा में 60,000 करोड़ से 86,000 करोड़ इंक्रीज कर दिए गए. फिर आयुष्मान भारत PMJAY में 7200 से 7500 करोड़ इंक्रीज कर दिए गए. प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम PLI स्कीम में 4645 से 6200 करोड़ इंक्रीज कर दिए गए. मॉडिफाइड प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को 3000 से 6903 करोड़ कर दिए गए. फिर सोलर पावर ग्रिड में देखते हैं कि उसको भी इंक्रीज किया गया है. नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को भी 297 से 600 करोड़ कर दिया गया. रिसीट एंड एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट हम देखते हैं कि ये इंक्रीज हो रहा है 23.8 से इंक्रीज हो 26.3 हुआ और ये 2024-25 के लिए 30 लाख करोड़ है. इसी तरीके से कैपिटल रिसीट देख रहे हैं कि ये डिक्रीज हो रहा है 18.7 से 17.9, वहाँ से 17.6 2024-25 के लिए. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है 34.5 2022-23 से इंक्रीज होगा 36.5 हो गया 2024-25 में. इस तरीके से इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर देख रहे हैं कि ये अप्स एंड डाउन हो रहा है. 12.7 था 2023-24 में, फिर 24-25 में ये इंक्रीज होकर जाएगा 15 लाख करोड़. तो यहाँ हम बजट इंटरिम बजट की जो समरी है उसको कंप्लीट करते हैं. थैंक यू वेरी मच. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Thanks for watching our summary of interim budget. If you have any doubt or any query or any suggestion, you are free to ask in the comment section. हमारा इकोनॉमी का रिवीजन क्लास भी चल रहा है. अभी तक बेसिक्स, इकोनॉमी के बेसिक्स, नेशनल इनकम, मॉनेटरी पॉलिसी हो चुके हैं और इकोनॉमी के जितने भी चैप्टर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं प्रीलिम्स से रिलेटेड, हम सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे. बहुत ही इजी लैंग्वेज में कवर किया जाता है. ये प्रीलिम्स के लिहाज से आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा अगर आपने सारा वीडियो को देखा. तो अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें. थैंक यू वेरी मच.